क्या इसराइल के लिए कोई रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं इस फैसले के नतीजे में? अरेस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं इसराइल के वजीर आजम के लिए। इसराइल के वजीर आजम को डिटेन कर सकते हैं। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट है वो बदस्तूर इसराइल के साथ है। वेस्ट बैंक एक साइड पे है, गजा दूसरी साइड पे है। इस फैसले ने उस मूवमेंट को एक नई जला बख्शी है। जमहूरियत में कोई खास यकीन नहीं रखते और मेरे ख्याल से वो अक्सर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। अगर ये कोई है भी इस तरह की कोई चीजें साबित भी हो रही हैं तो ये वफाक की मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी थी। इनका फोकस बदस्तूर जो है वो बानी पीटीआई को काबू करना। आप सोचें कि पीटीआई की इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे 7 माह से ज़्यादा हो गए हैं इसराइल ने जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जारहियत बर्बरियत जारी रखी हुई है। न सिर्फ कितने हज़ारों फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है, नस्ल कुशी की जा रही है, बल्कि जो बेचारे जान बचा के रेफ्यूजी कैंप्स तक पहुंच गए हैं वो भी महफूज नहीं है। रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ तक जो इंसानी इमदाद है, बेसिक अमेनिटीज़, दवाइयाँ, खाने पीने की अशिया, वो भी नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आया है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुक्म दिया इसराइल को कि फ़ौरी तौर पर जंगी जराइम बंद करे और जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसको खोले ताकि इमदाद पहुंचाई जा सके गज़ा के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए। ये भी कहा गया है कि गज़ा से जितने भी कैदी हैं उनको गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी हफ्ते ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये गुजारिश की गई है, इस्तदा की गई है कि इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली वज़ीर ख़ारजा के अरेस्ट वारंट्स जारी किए जाएं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब से 7 अक्टूबर के बाद से ये इसराइली जारहियत बर्बरियत शुरू हुई है तो दुनिया में इन जनरल फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठ रही है और इसराइल से जुल्म बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। एक इसकी शक्ल ये भी है जो हमने हाल ही में देखी जिसमें आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे वग़ैरह ने ये ऐलान किया है कि बाकायदा तौर पर वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत, सेपरेट रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहे हैं। फिर यहाँ तक भी कि अमेरिका और बरतानिया ऐसी रियासतें जो कि इसराइल के पीछे खड़ी हैं और ये जब सब कुछ हो रहा है, सब फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती हैं, UN में वीटो भी करती आई हैं, रियासती पॉलिसी के तौर पर इसराइल के पीछे खड़े हैं। लेकिन इन दोनों ममालिक की भी जो अवाम है वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में और बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो रियासती पॉलिसी है इसराइल के साथ खड़े होने की, इसराइली जराइम को जस्टिफाई करने की या उसको कवर देने की, इसको बंद किया जाए। अपनी रियासतों से बड़े बड़े एहतजाज में, बड़े बड़े मुजाहिरों में, प्रोटेस्ट्स में ये बारहा मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ और वो जो जंगी जराइम हो रहे हैं फ़लस्तीन में उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। ऐसे में ये जो सारा का सारा सिनेरियो बन रहा है, क्या इस सब के नतीजे में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो सकता है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है, लेकिन तमाम तर मामले को समझेंगे, ख़ासकर ये जो ICJ और ICC के डेवलपमेंट्स हुई हैं इस तनाजुर में भी। हमें इस सब के लिए ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ सैयद, बेनज़ीर शाह, फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये जो ICJ का फ़ैसला आया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या समझती हैं इसके ऊपर अमल दरामद हो पाएगा? और बुनियादी सवाल ये कि क्या इसराइल के लिए कोई रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं इस फैसले के नतीजे में और जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके नतीजे में? अलीना, पहली बात तो मैं इस मामले पे जाहिर सी बात है एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनकी मैं कल कमेंट्री भी सुन रही थी और मैंने उनके आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। और एक जो बात कही जा रही है वो ये कि ये फैसला इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब इजराइल आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होता जा रहा है। जैसे आपने भी बताया कि इस हफ्ते इस फैसले के आने से पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने ये ऐलान किया कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। इससे पहले जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे अभी ये बात हो रही है कि अरेस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं इसराइल के वजीर आजम के लिए। अब जो यहाँ पे सबसे हैरान कुन बात थी मेरे लिए वो ये कि जर्मनी जैसा मुल्क जो इसराइल का एक बहुत स्टॉन्च सपोर्टर रहा है, एक लफ्ज नहीं सुनता था इसराइल के खिलाफ, उनकी तरफ से भी कल एक बयान आया कि अगर ICC की तरफ से अरेस्ट वारंट इशू होते हैं तो हम उस फैसले को मानेंगे
और इजराइल के वजीर आजम को डिटेन कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा मुल्क जो इजराइल के साथ खड़ा था उनकी तरफ से ऐसा बयान आना कि हम इस फैसले को अगर आता है तो हम उसको मानेंगे। अब देखें, इस वक्त जो फैसला आया है वो तो जंगबंदी का था और सीज फायर का था, वो तो नहीं हुआ। हमने आज देखा, आज मैं सुबह भी पढ़ रही थी कि इजराइल ने अपना हमला जो है वो रफा में और बाकी जो गजा के इलाके हैं वहां पे जारी रखा है। लेकिन हम ये देख, बल्कि उनकी तरफ से जो बयानात भी आ रहे हैं वो तो इस फैसले को मान ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं ये फैसला दहशतगर्दों के हक में है, हमारे मुल्क को खत्म करने के लिए इस किस्म के फैसले आ रहे हैं, वो तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ये जरूर देख रहे हैं अलीना कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इन ममालिक के अंदर से भी बढ़ रहा है और बाहर से भी आ रहा है। अब इजराइल पे तो प्रेशर पड़ रहा है। अब जैसे अमेरिका पे पिछले हफ्ते आपने भी देखा होगा, वहां पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस में एहतजाज हो रहे थे, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में, और वहां पे जो स्टूडेंट्स थे वो हर मजहब के थे, जूस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, हर एथनिसिटी के थे। और उन्होंने उन पे पुलिस भेजी गई, उनके स्नाइपर्स उनके ऊपर छोड़े गए, उनको मारा गया, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज नहीं रोका। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बाद में उनके मुतालबात माने। इसी किस्म की हम एक चीज जर्मनी में भी देख रहे हैं। इस वक्त जर्मनी में भी एहतजाज अभी भी चल रहा है, बहुत से कैंपसेस वहां पे। तो एक इंटरनल प्रेशर आ रहा है इन ममालिक पे जो इजराइल के साथ खड़े हैं, और एक एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। अब बात है कि इस पे अमल दरामद होगा या नहीं। मुझे जो अभी तक ये समझ आई है वो ये है कि ये मामला जो है अब जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो साउथ अफ्रीका ने कहा है कि अब वो इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेके जाएंगे और वहां पे फिर वोट होगा, और अगर वहां पे इसके हक में फैसला आता है तो फिर ये जो ममालिक हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर जब रेजोल्यूशन जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गजा के बारे में, तो अमेरिका जो है सबसे पहले इसको वीटो करता है। तो हो सकता है इस बार फिर अमेरिका इसको वीटो करे। लेकिन एक चीज वहां पे भी हम देख रहे हैं, एक चेंज आ रहा है। वैसे बहुत से ममालिक जो पहले इस किस्म की रेजोल्यूशंस को वीटो करते थे, जैसे ब्रिटेन, जैसे यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने पिछली बार जब ये रेजोल्यूशन आया गजा के हक में और इजराइल के खिलाफ, तो उन्होंने एब्सटेन किया। ये भी एक चेंज है लीना, कि वीटो करने के बजाय उन्होंने उसको, स्विट्जरलैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने एब्सटेन किया। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पे कहूंगी जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल, क्योंकि जब ये फैसला आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अल जजीरा लगाया, तो वहां पे एक सहाफी थी जो रफा में थी। तो न्यूज एंकर जो थी उन्होंने उनसे पूछा कि अभी फैसला आया है, रफा में जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, उनको पता है कि क्या फैसला आया है? तो वो जो सहाफी थी उन्होंने कहा नहीं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या फैसला आया है, लेकिन हम उनको बता नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा कि आपने इनको बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम जब इनको बताते हैं, और ऐसा बहुत पहले भी हो चुका है, हम बताते हैं, इनकी उम्मीदें बढ़ती हैं और फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि इस वक्त इनकी जो इमीडिएट जरूरत है वो जंगबंदी है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड है। और वो ह्यूमैनिटेरियन एड आज भी रफा में नहीं गई, वो उसको कीड़े लग रहे हैं, वो बॉर्डर पे पड़ी हुई है, लेकिन ना ह्यूमैनिटेरियन एड गई और ना ही सीज फायर। एहसास, आप हमें बताइएगा कि सबसे पहले तो क्या इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होगा इसका? क्या ये अब सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वहाँ पर वोटिंग होगी? इवन उसके बाद भी, चले अगर वो मरहला भी क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद भी क्या दुश्वारियाँ होंगी जो इस तरह के फैसलों में इम्प्लीमेंटेशन पर होती हैं, ऑफ कोर्स। और फिर जो ग्रेटर सवाल है कि क्या इससे कोई इस्राइल के ऊपर रेप्रिकॉशंस होंगी? अलेना, बहुत शुक्रिया। अलेना, इस्राइल की आप रिपरकशंस की बात करती हैं कि उनके होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज्यादा रिपरकशंस होंगी। मामला थोड़ा सा, अगर हम इसे जूम इन की बजाय जूम आउट करें तो थोड़ा सा शायद एक डिफरेंट एंगल भी देख सकें। वो ये है कि देखिए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो उन स्टेट्स ने बनाया था जो चाहती थी कि दुनिया में कुछ थोड़े बहुत असूल कायम रहें दुनिया में, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस कायम की गई थी। और यूनाइटेड नेशंस कायम करने के बाद काफी सारी चीजों को ऑर्डर में लाने की कोशिश की गई थी, और ये ऑर्डर उस वक्त तक चलता रहा अंटिल 2003 तक, जब खुद अमेरिका ने, आपको पता है कि इराक में जब जारियत की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, और उस वक्त आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने रोका था आप ऐसा ना करें। अब वो मामला आगे बढ़ चुका है। अब उसी मामले के तहत, यानी कि उसी वायलेशन की रोशनी में
रशिया जो है वो यूक्रेन में आ गया है, और इजराइल जो है वो जो फलस्तीन है वहां पर ना सिर्फ ये कि कत्लो गारतगरी कर रहा है, बल्कि अभी अमली तौर पर जो फलस्तीन के मुतनाज़ा इलाके थे जहां पर फलस्तीनी बैठे हुए थे, उनका 70% के करीब अमली तौर पर जा चुका है इसराइल के हाथ में। अमेरिका आपको पता है, और अभी रीमा भी जिक्र कर रही थी, सारी दुनिया भी जानती है कि पूरी दुनिया के सामने किस तरह अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटीज के तलबा है, सिविल सोसाइटी है, वहां पर एहतजाज कर रही है, लेकिन वहां की अमेरिका की जो गवर्नमेंट है या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है वो बदस्तूर इसराइल के साथ है। वो इस सूरत से नाखुश जरूर है क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बदस्तूर अपने जो मफादात हैं उनकी वजह से इसराइल के साथ है। अब क्या अमेरिका इसराइल का साथ छोड़ रहा है? तो जवाब है नहीं। ये जो अदालत की तरफ से ये जो भी मामलात हमारे सामने आए हैं, क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा? आंसर है नहीं। इसराइल के ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि जो नई दुनिया है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तबाह होने के बाद या उसकी वायलेशंस के बाद जो नई आने वाली आई हुई दुनिया है, वहां पर जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो ज्यादा रेलेवेंट है वही तमाम जो असूल हैं, कवायद हैं, वो खुद लिख रहा है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अमली तौर पर जो अदालत आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से जो मामलात सामने आए हैं, एक हद तक तो वो एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आप इस पर अमल दरामद देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई। अच्छा एजाज, थोड़ा हमें गाइड भी कीजिएगा अमल दरामद करवाने का तरीका क्या, प्रोसेस या तरीका कार क्या होगा? देखिए, अमल दरामद के लिए अगेन अक़वाम मुत्तहिदा में जाना पड़ेगा, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल है, और वहां पे आपको पता है कि वीटो है मुख्तलिफ ममालिक के पास, तो मामला तो फिर घूम फिर के उधर ही आ जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो अब रियासतें मुख्तलिफ हम देख रहे हैं फ़लस्तीन को तस्लीम कर रही हैं एज ए सेपरेट स्टेट, इसका क्या मतलब है? इससे क्या फ़ायदा होगा फ़लस्तीन को? मुझे काइंडली जरा रिपीट करिए, मैं बात सुन नहीं सका। मुख्तलिफ ममालिक दुनिया के फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर, अलग रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो गया? ये इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये ज़रा हमें समझाएं। देखिए अलेना, फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर तो इस वाक़े से पहले भी मान रहे थे ना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा? आपको पता है कि हमने भी पाकिस्तान में भी फ़लस्तीन का बाकायदा सफारतखाना मौजूद है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें रियासत कहते किसको है? पॉलिटिकल साइंस में रियासत कहते हैं कि एक ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो जहां पर जिसके पास एक इलाका भी हो और वहां पर अवाम भी बसते हो, और उस अवाम की जो गवर्नमेंट हो वो उसकी खुद मुख्तारी भी हो, सॉवरेनिटी भी हो। तो इनके पास अवाम थी लेकिन इलाका नहीं था, गवर्नमेंट थी लेकिन वही बात है कि इलाका नहीं था, और जो थोड़ा बहुत इलाका था भी जहां पर ये फलस्तीनी रह रहे थे, अब तो वो भी अमली तौर पर इसराइल के हाथों चला गया। तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा? तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इसका देखिए, आप जो इसराइल की हालिया जारियत है वो 7 अक्टूबर के वाकयात के बाद शुरू हुई है, और 7 अक्टूबर के वाकयात के बाद सूरत हाल ये है कि अमली तौर पर जो हमारे पास एक रियासत थी, जो लैंड, पीस ऑफ लैंड था, अब हम उससे भी, यानी कि जो फलस्तीनी है वो उससे भी महरूम हो रहे हैं। और आप देखिए ना कि पड़ोसियों का क्या रवैया है कि रफा के ऊपर इसराइल अटैक कर रहा है और बड़े भरपूर अंदाज से रफा के ऊपर अटैक कर रहा है, तो पड़ोस ने दरवाजे बंद किए हुए, बॉर्डर्स बंद किए हुए, और देखिए पड़ोस में कौन है? ऑलमोस्ट सारे के सारे मुस्लिम ममालिक हैं, सबके साथ मुस्लिम ममालिक हैं। तो अमली तौर पर तो वो अपने एक्शन से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर जितनी भी आवाज उठाते रहे, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आपने अभी मवाजना किया जो सारी सूरत हाल बनी हुई है या इसराइल जो कर रहा है उसका, अमेरिका ने जो इराक में किया या फिर रशिया ने फिर यूक्रेन में किया, लेकिन इनका मवाजना बनता है
क्योंकि टेक्निकली जब ये दोनों वाक़यात हुए तो वहाँ पर उस तरह से ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है बेशक जंगी जराइम थे वहाँ पे बहुत, लेकिन उस तरह से एड जा रही थी, बंद नहीं हुआ था सब कुछ, इवन जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो उनको पहुँचाई जा रही थी। यहाँ पर तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, तो क्या ये मवाजना ठीक होगा? अलेना, अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन आप अगर ऑर्डर देखें कि इस सारे मामलात को रेगुलेट किसने करना था, वो यूएन ने करना था, और यूएन ने दुनिया के पूरे ममालिक के इत्तफाक़े राय से जो उसूल मुरतब किए थे उन्हीं के तहत करना था। जब यूएन के मुरतब करदा असूल, और आपको पता है कि यूएन में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका लेता रहा है, यूएन का 60 से 70% बजट जो है वो अमेरिका लेता रहा है। जब अमेरिका ने अपनी फंड से, अपने पैसों से तैयार किए हुए अदारे जिसको पूरी दुनिया कबूल कर रही थी, उसके असूलों को कबूल नहीं किया, तो बाकी ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, उनको भी मौका मिल गया। और आप इस असूल को इसराइल के ऊपर लगा लें, इस असूल को खुदा न खास्ता कल आप कश्मीर के ऊपर लगा लें, इस असूल को जो अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट जारी है वहां पर लगा लें, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये असूल जो है ये एक अनअनाउंस्ड बनता जा रहा है। और हम जैसे ममालिक या फलस्तीन जैसे ममालिक या वो ममालिक जो कमजोर हैं, वो असूलों के ऊपर अमल दरामद की आवाज उठाते हैं, क्योंकि अगर ये असूल खत्म हो जाएंगे तो फिर जो छोटे ममालिक हैं या कमजोर ममालिक हैं पूरी दुनिया में, वो उसी तरह निशाना बनेंगे जुल्म का जिस तरीके से फलस्तीन बन रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि पॉलिटिकली तो उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वायलेशन ऑफ असूल हुई है, जेनेवा अकॉर्ड की जो वायलेशन हुई है, यूएन की जो वायलेशन हुई है, तो उस एतबार से बिल्कुल उसका मुआवजा किया जा सकता है। अच्छा फ़खर, क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं एजाज़ की बात से कि जब तक ये ताकतवर ममालिक या अमरीका मुख्तसरन इसराइल के पीछे खड़ा है तब तक कोई नहीं बाल बीका कर सकता, इसराइल का कुछ भी नहीं हो सकता, आप आईसीसी के अरेस्ट वारंट ले आएं या आप आईसीजे का फैसला ले आएं? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ अलीना। एक तो ये जो आईसीजे का फ़ैसला है या आईसीसी की तरफ से जो अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं, या बाकी ममालिक की तरफ से जो फ़लस्तीन है उसको एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने वाली बात हो, ये तब तक इर्रेलेवेंट हैं जब तक दो ममालिक जो हैं इसमें कोई ख़ुद से फ़ैसला नहीं करते। एक इसराइल है और एक अमेरिका है। अब मसला ये है कि अमेरिका में हो रहे हैं इस साल इलेक्शंस में अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी सूरत भी ये जो है वो रिस्क मोल नहीं ले सकती कि वो इसराइल को नाराज़ करे या जंगबंदी के हवाले से या इस तरह इसराइल को जो है वो प्रेशराइज़ करे। ये बात दुरुस्त है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अमेरिकी जो नई नस्ल है वो बाहर निकली है, वो आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन अगर आप अमेरिका की सोसाइटी को देखें तो जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है जो अमेरिका के अंदर हो रहा होता है उसके। ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिकी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड भी है और शायद वो किसी हद तक जो इसराइल को वो कर भी रहे हों, प्रेशराइज कर रहे हों, लेकिन इस लेवल पे नहीं जा सकते कि वो इसराइल के साथ कोई ब्रेक पे चले जाएं कि आप जो है फिलफोर जो फ़लस्तीन में जंग बंदी करें। और दूसरा जो इसमें है वो इसराइल है। इसराइल के अंदर से जब तक आवाज़ नहीं उठेगी जंग बंदी के हवाले से तो तब तक ये नेतन्याहू है या जो उसकी IDF है ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो करते रहेंगे। अब मसला ये है कि जो इसराइल के अंदर कोई जंग बंदी के हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। अगर इसराइल के अंदर जो इसराइली हुकूमत है या नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज हमने देखे हैं या आवाज़ें उठ रही हैं वो ये है कि जो हॉस्टेजेस बनाए गए थे 7 अक्टूबर को, अब इतना अरसा गुजर गया है, इसराइली हुकूमत इतने ज़्यादा बम्बार्डमेंट और इतने ज़्यादा हमलों के बावजूद अगर हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं कर सकी तो इससे ज़्यादा इनकम्पिटेंट जो उनकी हुकूमत कोई नहीं है। तो ये एक प्रेशर है जो एक डिसाइसिव जो रोल अदा कर सकता है इसराइल को जंग बंदी के हवाले से
और ये कायल करने के लिए कि हॉस्टेजेस को वापस किया जाए और जंगबंदी की जाए। इन दो के अलावा चाहे वो इस्लामिक वर्ल्ड हो या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हों, ये कोई हमने देखा है कि फ्रांस ने भी ज़रा वो साइड पे हो गया इसराइल के, जर्मनी का भी बेनज़ीर कह रही थी कि वो भी उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, बाकी मुमालिक भी कर रहे हैं। लेकिन ये फैसला जो फैसला कुन ये होगा डिसीजन, ये इन दो मुमालिक का होगा, और जब तक ये कोई फैसला नहीं करते मैं नहीं समझता कि ये इसराइल के अंदर जंग बंदी हो सकती है। एक जो 2 स्टेट वाली या इसराइल को एक आज़ाद रियासत वाली तो बहुत दूर की बात है, उस पर तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत ज़्यादा एक अरसा लगेगा। और फिर जो 2 स्टेट वाला भी है उसमें एक जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि जो एक वेस्ट बैंक एक साइड पे है, गज़ा दूसरी साइड पे है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो एक इशू था, तो ये इस तरह का भी बड़े मसाइल हैं एक जो फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे वो करने के हवाले से। तो मैं नहीं समझता एक जो फ़लस्तीन को रियासत वाली बहुत दूर की बात है, और ये जब तक अमेरिका में अभी इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस तक मुझे नहीं लगता कि कोई जंग बंदी हो, अनलेस कोई इसराइल के अंदर से आवाज़ उठे हॉस्टेजेस के हवाले से। और जो अमेरिका है उसमें ये जो यूनिवर्सिटीज़ की लेवल पे तो है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बढ़ के हुआ तो उसके तभी होगा, अदरवाइज आईसीजे का डिसीजन आता है, दुनिया की मीडिएशन की सबसे बड़ी अदालत, फिर आईसीसी में जो अरेस्ट वारंट्स का केस किया, उसके अंदर दुनिया के सबसे बेहतरीन जो ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स थे, वो ब्रेन्स मौजूद थे, उन्होंने सारा केस तैयार किया। क्या फिर वो सब कुछ सिर्फ सिंबॉलिक, क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं? क्या ये सब कुछ जानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हुई? ना सिंबॉलिक से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसके रिपरकशंस और इसका वो होता है, प्रेशर होता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं होता। लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट जो है, जो एक मकसद है वो जंग बंदी है, वो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए और जो जितने भी मुमालिक की तरफ से रिएक्शन आया है, जितने भी मुमालिक की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मैं ये समझता हूं कि ये इसको करंट सिचुएशन में शायद हेल्पफुल ना हो, लेकिन जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें मैं ये समझता हूं कि ये इसराइल की तन्हाई का जो है वो इजाफा होता जाएगा। क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर मुमालिक सिवाय चंद जो फार राइट्स हैं, एक तो बरतानिया है, उसकी समझ आती है कि वो इसराइल के साथ उसका क्यों एक एसोसिएशन है, उसके अलावा सिर्फ 2-3 ऐसे मुल्क रह गए फार राइट के, हंगरी है या ऑस्ट्रिया है, इस तरह के जहाँ पे फार राइट गवर्नमेंट्स हैं, वो अभी तक इसराइल के साथ हैं। अदरवाइज यूरोप सारा उनसे अलहदगी अख्तियार कर रहा है। तो इसके पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो रिपरकशंस हो सकती हैं इसराइल के लिए, लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसमें मेरा ख्याल है कि जो इसराइल तब तक पीछे नहीं हटेगा जो अपने मकासद लेके वो बढ़ रहा है। आप यूरोप की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने बल्कि बयान दिया है कि जो आईसीजे का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर हालत के अंदर। मज़र अब्बास साहब, आपकी क्या राय है पूरे जो सिनेरियो है? कर सकती हूँ एक सेकंड, सॉरी जी बेनज़ीर, मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि क्योंकि यहाँ पे बात भी हो रही थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईसीसी से अभी अरेस्ट वारंट्स इशू नहीं हुए, वहां पे जो उनके चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अरेस्ट वारंट इशू की गए इनके खिलाफ, अभी फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से जर्मनी और ये सारे ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर फैसला आया तो फिर हम उस फैसले को मानेंगे और उनको डिटेन करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं जरा यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, देखिए सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत अहम होती है। इस वक्त एक मुल्क इजराइल इज ऑन ट्रायल फॉर जेनोसाइड, ये कोई एक छोटी चीज नहीं है, इस वक्त उस पर जेनोसाइड का एक ट्रायल चल रहा है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त इमीडिएट नीड है गाजा के जो लोग हैं उनके लिए वो सीजफायर ही है और वो ह्यूमैनिटेरियन एड ही है जो उनको अभी तक नहीं मिला। मज़र अब्बास साहब, देखिए क्या मुख्तलिफ हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए जो अपराइजिंग है अमेरिकन सोसाइटी में, यूरोप में, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये अपराइजिंग जो है, ये क्या पब्लिक ओपिनियन जो बिल्ड हो रहा है, ये क्या ट्रांसलेट होगा इलेक्शंस में। अभी बरतानिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये जो उनके सिंपैथी वोट्स हैं, ये जो वोट्स हैं, ये किस तरीके से ट्रांसलेट होंगे। तो हमें सिर्फ इस फैसले ने उस मूवमेंट को एक नई जला बख्शी है, उस मूवमेंट को एक नई स्ट्रेंथ दी है। इस फैसले ने, फैसला आना और फैसले पर एग्जीक्यूट करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
फैसला बजाते खुद बहुत सिग्निफिकेंट है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि सीज फायर किया जाए, उसने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसको वहाँ एक्सेस दी जाए और 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो अभी वो मरहला जिसमें चीज़ों को और आगे बढ़ाना है वो अभी आना है। तो ये केस ख़त्म नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। तो जो फैसला आया है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि उस फैसले को जाहिर है कम से कम दुनिया भर के पब्लिक ओपिनियन ने बहुत अप्रिशिएट किया है। उसमें जाहिर है कोई भी दुनिया में कोई भी अदालत अपने फैसले को जो एग्जीक्यूट करवाती है उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, और ये इस अदालत की सिग्निफिकेंस अपनी जगह, लेकिन इस अदालत की एग्जीक्यूशन अथॉरिटी वो भी एक अलग चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस फैसले को सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट इन अ सेंस कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन जो आज से कुछ माह पहले मुख्तलिफ था उसमें तब्दीली आ रही है। जहां सिर्फ हमास को अग्रेसर कहा जा रहा था उसमें तब्दीली आ रही है, और उन ममालिक में तब्दीली आ रही है जिन ममालिक में ये बातें सबसे ज़्यादा की जा रही थी। इस फैसले की अहमियत यह है कि इस फैसले में, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, कि जो मुख्तलिफ जामियात में, हत्ता ये कि बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई, जो मुख्तलिफ जामियात में वो चीज़ें आ रही हैं वो इस फैसले को सर्कुलेट कर रहे हैं अमंग देम सेल्फ के इंटरनेशनल सपोर्ट, ये जो रिकग्निशन मिल रही है मुख्तलिफ ममालिक से, इस चीज़ को वो उसी अपनी ही सक्सेस, कामयाबी करार दे रहे हैं। तो असल मसला ये नहीं है, इजराइल का जो एक्शन है वो जारी रहेगा। इजराइल एज एन एग्रेसर जो है वो अपने उसमें कहीं भी नहीं रुकेगा। उसके जो अपने टारगेट हैं वो अपने टारगेट को अटैक करता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि आधा फलस्तीन तो तबाह करके रख दिया है उन्होंने, आधे से ज्यादा, हजारों लोग मर गए हैं, बच्चे जो है वो अस्पतालों में हैं। जिस तरह अभी बेनजीर कह रही थी, जो ह्यूमैनिटेरियन सर वहाँ तो अस्पतालों पे बमबारी हो रही है, अस्पतालों में कहाँ, वो तो कैंप्स जो बेस उनके वो एड कैंप्स हैं, रेफ्यूजी कैंप्स हैं, उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ रफा की बात कर रहे थे, बट जबालिया कैंप जो है उसके ऊपर कितनी बुरी हालत। जी सर। अलीना, असल चीज ये है कि बदकिस्मती है ये कि दुनिया भर में अपराइजिंग नजर आ रही है सिवाय इस्लामी ममालिक के, सिवाय इस्लाम किसी आपने इस्लामी ममालिक की यूनिवर्सिटीज में वो अपराइजिंग देखी है जो वहां हमें नजर आ रही है? कहीं कोई चेंज ऑफ हार्ट नजर आया है किसी इस्लामी दुनिया में? कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जो चेंज ऑफ हार्ट हमें नजर आ रहा है वो यूरोप में नजर आ रहा है। वहां लोग झंझोड़ रहे हैं, वहां स्टूडेंट्स जो हैं वो निकल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने लीडरों से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये फैसले जो है, ये फैसला जो है, ये उस मूवमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, उस मूवमेंट को मजीद फैलाने में जो है मददगार साबित होगा। वो एग्जीक्यूट होता है, वो इजराइल को रोकने में कामयाब होते हैं, उसके इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन इजराइल के खिलाफ दुनिया भर में जो है वो एंगर जो है वो मजीद उसमें मजीद इजाफा होगा। ये अमेरिकन और यूरोप के लिए आसान नहीं होगा उस प्रेशर को सस्टेन करना। ठीक है, अच्छा ब्रेक पे जाने उससे पहले एजाज हमें ज़रा ये समझाइएगा कि अगर आईसीसी से अरेस्ट वारंट्स इशू हो जाते हैं, सबसे पहले तो उसका इम्कान कितना है, दूसरा अगर हो जाते हैं तो फिर उसके रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? अलेना, जो दुनिया है वो इफ एंड बट के ऊपर यकीन नहीं चलती है। दुनिया में चीजें होती हैं या नहीं होती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से ये मामला आगे बढ़ा है तो इसराइल की और अमेरिका की डिप्लोमेसी वो भी बड़ी एक्टिव है। इन पर्टिकुलर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस सारी सूरत हाल को एस्केलेशन से बचाने के लिए या इसराइल के लिए मजीद इन्वेस्टमेंट जो है वो ना हो, वो साइलेंटली वो काम कर रहे हैं। पब्लिकली ओपनली इसलिए नहीं काम कर रहे कि ये उनको डैमेज कर रही है ये सारी सिचुएशन। उनकी जो डिप्लोमेसी है उसकी फेलियर की भी तो अलामत है। और जिस तरह के फखर ने पॉइंट आउट किया और बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि इस वक्त खुद अमेरिका एक अहम फेज से गुजर रहा है। वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और इस दफा उनके इलेक्शन भी गैर मामूली अहमियत के हामिल है। जी बिल्कुल तो वहां पे भी अंदर भी बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस सारे मामले को
जितना बड़ा बनाकर देख रहे हैं, सिंबॉलिक वैल्यू बिल्कुल इसकी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमली तौर पर कोई इतनी ज्यादा चीजें आगे मूव कर सकेंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन बस हमारे देखने वालों के समझ के लिए बता दीजिए कि अगर अरेस्ट वारंट जारी होते हैं उनका कितना इम्कान है, क्या समझते हैं आप, और फिर अगर हो जाते हैं जारी तो फिर उसके रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, या वो भी इसी तरह से है कि प्रेशर बिल्डिंग के लिए ज़्यादा अहम होंगे? देखिए अलीना, पहले तो ये है कि अभी अरेस्ट वारंट फॉर्मली इशू नहीं हुए। जब ये फॉर्मली इशू होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक दो ममालिक जो हैं जो ये कह रहे हैं कि जी हम तो इस पर अमल दरामद करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि उन ममालिक के साथ जो इजराइल है उनके जो डिप्लोमेटिक टेंशन हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन क्या इजरायली जो क़यादत है वो दुनिया में मूव नहीं कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी। क्या वो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी? अदरवाइज अपने बाकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मफादात हासिल करने के लिए, तो मेरा बुनियादी तौर पे आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डज इट मीन कि ये जो मूव है इसका मतलब क्या है, पैगाम क्या है। बट हमारे तज्जियाकारों ने जो फैसला आया ICJ का उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और इसकी अहमियत कितनी है, ये पैगाम क्या कहता है, ये दुनिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और ख़ासकर फ़लस्तीनियों के लिए जो सिर्फ बड़ी बुरे हालात में। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ और इश्यूज़। वेलकम बैक जी। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। उनकी जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, या फिर पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो फ्यूचर में हुई और जो पुराने वाक़यात हैं उनके ऊपर अब एक्शन लिया जाएगा। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि जी इमरान खान साहब मुसलसल रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रहे हैं। कुछ उन्होंने अडयाला में जो बयानात दिए, अडयाला से बाहर जिस तरह की बयानबाजी आती है, फिर रहनुमा होते हैं वो उनकी पैरवी करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक को ख़त लिखे जाते हैं इस सिलसिले में। तो अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि बस बहुत हो गया, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। ये जो फैसला है क्या ये दुरुस्त है बेनज़ीर? अलीना, मैं अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुन रही थी। मेरे हिसाब से तो बहुत से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब मुझे तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिला। जैसे उन्होंने कहा कि एक कंप्लेंट आई किसी सहाफ़ी की तरफ से होम डिपार्टमेंट को, पंजाब के होम डिपार्टमेंट को, और उसके बाद एक कमेटी बनाई पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने, और फिर उन्होंने इंक्वायरी की और फिर रिपोर्ट तैयार करके काबीना भेजी, और फिर काबीना ने वहाँ पे मंजूरी दी कि इमरान खान साहब और बाकी जो PTI की लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस बनाए जाए। अब ये कंप्लेंट में क्या था मुझे नहीं पता। ये इंक्वायरी कमेटी जो थी इसमें कौन था मुझे नहीं पता। इसका मैंडेट क्या था मुझे नहीं पता। इंक्वायरी किस चीज पे हुई हमें नहीं पता। रिपोर्ट में क्या है हमें नहीं पता। रिपोर्ट कितनी क्रेडिबल है हमें कुछ नहीं बताया। सिर्फ ये बताया गया कि एक कंप्लेंट आई, कंप्लेंट पे रिपोर्ट तैयार हुई, अचानक से कैबिनेट पे पहुंची और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, एक केस बनाना है। अब क्या केस है एग्जैक्टली मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब की सियासत के बारे में मेरी क्या राय है, मैं इस शो पे बहुत बार इस पे बात कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से वो कुछ खास जमहूरियत में कोई खास यकीन नहीं रखते, और मेरे ख्याल से वो अक्सर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जिस माहौल में इस किस्म के फैसले जब किए जाते हैं या इस किस्म के ऐलान किए जाते हैं तो उस पर और बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस हैं इमरान खान साहब के जिसमें उनको बेल मिल रही है। कुछ अभी केसेस हैं जिनका फैसला महफूज भी हो गया है, शायद अगले हफ्ते उनका फैसला भी आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने केसेस हैं उनमें उनको बेल मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो इस किस्म के केसेस हैं इनको लाया जा रहा है ताकि उनको जेल से ना निकले, ताकि वो जेल में रहे और नए नए केसेस बनाए जाएं उनको जेल में रखने के लिए। एक और बात अलीना मैं जरूर ये भी कहना चाहूंगी
कि ओवरऑल, ये मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रही, ओवरऑल आप देख रहे हैं, सॉरी मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगी, ओवरऑल हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी हुकूमत और सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनका तवज्जो या उनका जो फोकस है वो सिर्फ एक चीज पे है कि एक रियासत का जो इदारा है उस पर तनकीद ना हो, उस पर सवाल ना पूछा जाए, उस पर बात ना हो। पेमरा का एक नोटिफिकेशन आता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती एक ऐसे वक्त पे जब 3 बड़े अहम केसेस चल रहे हैं, ऑडियो लीक्स का केस, आपका मिसिंग पर्सन का केस और ये जजेस के खत के मुतालिक। अब इन तीनों केसेस में कॉमन क्या है, मुझे मेरा नहीं ख्याल है मुझे आपको बताने की जरूरत है या हमारे ऑडियंस को बताने की जरूरत है। उसके अलावा फिर सोशल मीडिया पे बात हो रही है, वहां पे डिजिटल एक अथॉरिटी लाई जा रही है, फायरवॉल लेके आएंगे, हम पीका के कानून में तरमीम करेंगे। इन सारी चीजों से ट्विटर बंद है पिछले 3 महीनों से, कोई बात ही नहीं करता इस पे। इन सारी चीजों से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक रियासत का जो इदारा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, एक रियासत का जो इदारा है उसके बारे में, उसके लिए। अच्छा, कैन आई पार्शियली डिसएग्री विद यू? एक रियासत का इदारा नहीं, वैसे इस तरह से लग रहा है कि 2 इदारे, एक तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरी तरफ अदलिया, दोनों से मुताल्लिक बड़े टची और सेंसिटिव हुए हैं सारे के सारे। फखर, मैं यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही थी रिपोर्ट कार्ड पे कि देखें जो 2 इदारे हैं दोनों अनअकाउंटेबल हैं, दोनों अनइलेक्टेड। लेकिन हमने ये देखा है पिछले कुछ महीनों में कि एक जो इदारा है अदलिया, वहां पे एक एहसास हो रहा है कि हाँ हमसे माजी में कुछ गलतियां हुई, हमें उन गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे अंदर से ऐसे लोग थे जो कंप्लिसिट, और लेकिन जो दूसरा इदारा है वहां से हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वहां पे कोई भी एहसास है। फखर, मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से ये किया गया है बिल्कुल अननेसेसरी है। देखें, ये जो रियासती इदारे के हवाले से बात की जा रही है, चाहे वो फ़ौज हो या अदलिया हो या जो भी हो, ये वफाकी इदारे हैं और विफाक में मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत है। अगर ये कोई इस तरह की कोई इनको लगता भी है जिस तरह ये कह रहे हैं इंक्वायरी का, पहले तो मुझे भी नहीं पता कि ये इंक्वायरी का क्या उसका आउटकम था, किसने की है, और अगर ये कोई है भी इस तरह की कोई चीज़ें साबित भी हो रही हैं तो ये विफाक की, मेरा ख्याल है कि ये ज़िम्मेदारी थी कि विफाकी इदारों के हवाले से एक सूबे की हुकूमत का, मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल टोटली एक अननेसेसरी है। और जिस तरह ये बेनज़ीर साहिबा कह रही हैं कि आपको अपनी जो एनर्जीज़ हैं वो बजाय इसके कि ये जो इमरान खान या उसको स्पेसिफिक करने की बजाय जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर ये मरकूज़ करनी चाहिए और ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस के हवाले से वो करना चाहिए। इमरान खान ने भी यही गलती की थी कि उन्होंने बजाय इसके कि कोई अपने जो परफॉर्म करने के, उन्होंने जो अपने सियासी मुखालफीन थे उनको रगड़ा लगाने के हवाले से ही वो सारी एनर्जीज़ वेस्ट की थी और टाइम निकलता गया था। तो इनको ये चाहिए कि ये बजाय इस तरह ये जो जिनका काम है वो करते रहें, लेकिन ये हुकूमत को इस तरह की हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इस तरह की जो काम करने की बजाय परफॉर्म करने पे ज़्यादा वो तवज्जो देनी चाहिए। एजाज, अलीना, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और जिस तरह उस्मा बुखारी साहब ने कहा है कि इमरान खान मुसलसल रियासती इदारों के खिलाफ एक बयानिया बना रहे हैं और वो मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मजीद जो मुकदमात हैं उनका फैसला किया गया है। देखिए, इससे 2 चीजें बड़ी वाज़ेह होती हैं। एक ये कि अभी तक जो पंजाब गवर्नमेंट है और मरकज में भी ज़ाहिर है नून लीग की गवर्नमेंट है, इनका जो फोकस है वो वापस काम की तरफ नहीं आ सका। इनका फोकस बदस्तूर जो है वो बानी पीटीआई को काबू करना और पीटीआई की जो बयानिया है उसको काउंटर करना है। और ये भी वाज़ेह तौर पर पता लगता है कि ये फोकस शायद उनका कम है, किसी और का ज्यादा है, जिस पर ये अमल दरामद किया जा रहा है। और हर आए दिन नए मुकदमात बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि लेकिन अगर ऐसा है तो विफाक के थ्रू भी हो सकता था, पंजाब के थ्रू क्यों? ये पंजाब के थ्रू इसलिए कि देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें अलीना एक ब्रॉडर व्यू में मुझे तो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुस्तकबिल है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक बार फिर मुझे कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो रिफ्ट पैदा हो गई है अदलिया की और एस्टैब्लिशमेंट की, बहुत ही तशवीशनाक और बहुत ही खतरनाक। और जो आप बात करें, मजहर अब्बास साहब भी पिछले हफ्ते यही बात कर चुके हैं, उस खदशे का इजहार कर चुके हैं। मजहर साहब,
देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जो अव्वल तो ये कि इस तरह के फैसले, आप ये देखें जो आज स्टेटमेंट छपा है, जो बयान छपा है पंजाब की काबीना के हवाले से, ये क्या तासुर दे रहा है? क्या काबीना ये फैसले करती है कि जी मजीद केसेस बनाए जाएं? ये आपके अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट है, पुलिस केस बना दी थी। आप जब कैबिनेट करती है तो वो करती है अगर आपने किसी पार्टी पर पाबंदी लगानी है, आपने कोई इस तरह के जो है वो सेडिशन का केस किसी पर कायम करना है, उसमें आप यानी इससे आप सोचें कि पीटीआई की इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है कि पंजाब की काबीना ने इस पर गौर किया कि किस तरह के मुकदमात बनाए जाएं, कितने मुकदमात बनाए जाएं। ये अप्रोच बजाते खुद जो है वो पीएमएलएन गवर्नमेंट की नर्वसनेस शो कर रही है। देखिए, जो तासुर मिल रहा है, जो पीएमएलएन के सर्कल्स के अंदर के तासुर बढ़ता जा रहा है कि जुडिशरी का झुकाव जो है वो ऑपोजिशन की तरफ नजर आ रहा है। अब इसका मतलब मैंने पहले भी ये कहा था कि असल चीज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो इस वक्त एक टेंशन है और पोलराइजेशन है और वो बहुत बढ़ गई है, उसमें के बीच में वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत तो सैंडविच है। लेकिन जुडिशरी का जो रोल है ये देखना ये कि जुडिशरी का पल्ला कहाँ गिरता है, और वो जहां जिस तरफ भी गिरेगा दूसरी साइड नर्वस होगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट फैसले हैं जो आने जा रहे हैं। और अगर उन इम्पोर्टेंट फैसलों के नतीजे में बानी पीटीआई को कोई बड़ा रिलीफ मिल जाता है, तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा रिलीफ मिल जाता है, तो फिर जो गवर्नमेंट की ये जो पंजाब गवर्नमेंट की तैयारियां नजर आ रही हैं, शायद विफाक में भी मजीद केसेस बनाएं, ये चीजें जो है वो सिचुएशन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाएंगी। और मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। अगर आपने फर्ज करें केसेस बनाने ही हैं, ठीक है सर, तो आप खामोशी से पुलिस वाले वैसे ही केसेस बना देते हैं, उन्हें पता होता है कि गवर्नमेंट का क्या है। कैबिनेट में ये फैसला करना तो अजीब और गरीब बात है, बहुत ही अजीब है। ठीक है जी, हमारे चारों पैनलिस्ट इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं और एक ही बात कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।